मैं नील सक्करवाल गवर्नमेंट स्कूल चित्तौड़गढ़ से, और हम कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसके अंदर हमने 4 चैप्टर हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। इसमें हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एग्ज़ाम के लिए कैसे कैसे बेटर कर सकते हैं, किन क्वेश्चंस को अगर टाइम पे रिपीट करें, रिवाइज़ करें, तो किन क्वेश्चंस को हम रिवाइज़ कर लें, कम से कम उनका एक कलेक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और चैप्टर वाइज कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले हम सबको कवर कर पाएँ, मैक्सिमम जितने हो पाते हैं। तो आज चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कुछ चीज़ें इनमें डिस्कस कर लेंगे हम, क्योंकि क्या है कि किसी भी चैप्टर को अगर हम पूरा उसको वापस समझें और पूरा उसको वीडियो रिकॉर्ड करें तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है। एक चैप्टर में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं कम से कम। तो हम उस पर नहीं करेंगे, हम केवल क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। आंसर्स आपके पास हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चैनल पे आपको सारी जो क्लासेस है वो रिकॉर्ड की गई है। वो पहले मैंने रिकॉर्ड की थी कोरोना टाइम में, जब बनाए थे, काफ़ी वीडियोस बनाए थे, उस समय पूरा जो सिलेबस है वो उस पर डाला हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर नंबर 14 वो नहीं है, बाकी लगभग सारे चैप्टर 212 क्लासेज इस पर अवेलेबल है। 212, जिसमें से डे 1 डे के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया गया था उस समय। उसमें मैंने इसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरह से डाला हुआ है। तो और वो जो है वो एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार है, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ही है। तो अगर हमें नहीं पता है कि किसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप डे 1 देख रहे हैं तो इसके बाद डे 2 आएगा, इसका मतलब उसके जस्ट आगे के टॉपिक ही उसके अंदर मिलने वाले हैं। दूसरा, इसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है, इस चैनल प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर सारे जो टॉपिक्स है वो चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिए गए, अलग अलग प्ले लिस्ट बना दी गई चैप्टर वाइज। तो आपको जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 5 की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी उसके अंदर, चैप्टर नंबर 5 की 12th क्लास, है ना। उसको देखेंगे, उसमें जो टॉपिक आपको पढ़ना चाहते हो, जो टॉपिक आपको समझना है ना, वो आप वहाँ से देख सकते हो। और उसमें 15-20 मिनट, आधे घंटे की वीडियोज़ है, उनको देख के आप समझ सकते हो। तो आप शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर क्वेश्चंस की, कौन से क्वेश्चन जो है वो इनको हम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा केवल, और वो आएगा 2 नंबर में। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है, 2 ही नंबर का चैप्टर है, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको सबसे खास बात, इसके अंदर किसी भी डेरिवेशन को करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस किस पे करना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, उनसे क्वेश्चन आता है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है या कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उनके बारे में पूछा जाता है। तो चैप्टर के 2-3 पार्ट है, थोड़ा हम उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है चुंबक के बारे में, और ये सब चीज़ें दे रखी है, उन पर अपने ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो वैल्यू है m × l के बराबर होती है। m क्या है, m ध्रुव सामर्थ्य है। कोई भी चुंबक होता है उसके जो पोल की स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा, उसके अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो पावर है, क्षमता है, वो वहाँ पर ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। एम्पियर × मीटर इसकी यूनिट होती है। तो इसको मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस को, तो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये भी पूछ लिया जाता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ से। क्या यहाँ से बनते हैं कि देखो, एक चीज़ तो ये आप ध्यान रखो, कोई भी जो मैग्नेट है वो मैग्नेट अगर इस तरह से है और उस मैग्नेट के ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जितना ज़्यादा ये होगा उतनी उसकी ध्रुव सामर्थ्य ज़्यादा होगी, यानी उसकी जो पोल की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, m स्मॉल m की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है। अगर एरिया में कुछ चेंज होगा तो पोल स्ट्रेंथ चेंज होगी, अगर एरिया में चेंज नहीं होगा तो पोल स्ट्रेंथ भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। लेंथ क्या है, ये चुंबक की प्रभावी लंबाई है, जो इनके ध्रुवों के बीच की जो लंबाई है उसको बोलते हैं क्या, प्रभावी लंबाई। अब बात आती है इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी मैग्नेट है उसको काट दिया जाए, पैरेलल काट दिया, अक्ष के अनुदिश, ऐसा बोला जाता है, अक्ष के अनुदिश, अक्ष के समांतर। अक्ष क्या होती है, किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको अक्ष बोलते हैं। तो ये इसकी अक्ष है, इसके समांतर अगर इसको काट दिया जाए, यानी इसके अनुसार इसको काट दिया जाए, ऐसे बीच में से काट दिया जाए। ये लिखा भी जाता है कि बीच में से बराबर काट दी जाए, नहीं भी लिखा जाए, अंडरस्टूड है कि हम क्या लेके चलेंगे, इसको बराबर ही लेके चलेंगे। तो उसके चुंबकीय आघूर्ण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। अगर दो तरीके से कहा जाता है क्वेश्चन कि अगर इसको क्या कर दिया जाए, लंबाई के अनुदिश काट दिया जाए,
यानी पैरेलल टू लेंथ, और दूसरा परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, यानी क्या कर दिया जाए, इसके लंबवत काट दिया जाए। अनुदिश का मतलब समांतर और लंबवत। तो क्या होगा, अगर यहाँ से इस तरह से काटा गया है तो क्या चेंज हुआ है, इसकी लंबाई तो उतनी की उतनी है। ये जो नया मैग्नेट बना है इसकी लंबाई भी पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है। चेंज किस में हुआ है, ये वाला पार्ट कट गया, यानी इसका अनुप्रस्थ काट कट के आधा हो गया। आधा हो गया तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है। इसलिए इस स्थिति में m इजिकल टू क्या हो जाएगा, m/2। अगर ये कंप्लीट वैल्यू थी तब तो ये था m इजिकल टू स्मॉल m × l, लेकिन जब इसको चेंज कर दिया गया है, काट दिया गया बीच में से, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसको हमने m डैश ले लिया तो m की जगह क्या हो गया, m/2 × l, क्या हो गया, ml/2। ml क्या है, ml बाय इक्वेशन फर्स्ट m है, सो m डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, m/2। इसका मतलब रिजल्ट आपको क्या बताना है, रिजल्ट ये बताना है कि अब चुंबकीय आघूर्ण, अगर चुंबक को, किसी भी चुंबक को उसकी अक्ष के अनुदिश काट दिया जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। दूसरी बात, अगर इसको लंबवत काट दिया जाए तो लंबवत यही चुंबक है, ये मैग्नेट, अब इसको कैसे काट दिया गया है, इसको ऐसे काट दिया गया, लंबवत ऐसे काट दिया गया, तो इसके दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। तो जो नया टुकड़ा बना उसमें भी क्या है, एरिया तो इतना इतना है, ये तो कटा ही नहीं है। क्या कटा है, लेंथ कटी है। तो लेंथ क्या हो गई, जो पहले थी उसकी तुलना में यहाँ वाली लेंथ क्या हो गई, आधी हो गई, आधी हो गई। तो यहाँ से L की जगह क्या हो गया, L/2 हो गया, और M की जगह क्या रहेगा, M ही रहेगा, M में कोई चेंज नहीं होगा। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, M ऐसा कैसा, L की जगह लिखेंगे क्या, L/2। तो रिजल्ट क्या आ गए, M L/2। इसका मतलब ये क्या है, M/2। इसका मतलब M डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, M/2 हो गया। तो भी क्या हो जाएगा, आधा हो गया चुंबकीय आघूर्ण। इसका मतलब किसी भी मैग्नेट को लंबाई के अनुदिश काट दिया जाए या लंबाई के लंबवत काट दिया जाए, चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। अगर आपको शॉर्ट टाइम में पूछा है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधा लिख सकते हो आधा हो जाएगा, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो 2 लाइनें कर भी सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट बात है, इसके अंदर पूछ ली जाती है, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, वो क्या है कि अगर किसी भी चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण m1 और m2 है, दो चुंबक हैं, उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण एक के लिए m1 है और एक के लिए m2 है, और दोनों किसी भी एंगल थीटा पर प्लेस्ड हैं। थीटा एंगल है उनके बीच में, दो चुंबक ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, थीटा एंगल है उनके बीच में। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो देखो ऐसे में जब भी कोई वैल्यू आती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आती है थीटा एंगल पे है, तो उसके लिए कॉमन हम 11th में सोल्व करते हैं कि अगर फोर्स लेते हैं तो हम लेते हैं क्या, F इज इक्वल टू √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। इसी तरह से जब वेक्टर लेते हैं तो भी हम लेते हैं R इज इक्वल टू √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो भी P उसको रिप्लेस कर दिया E1 E2 से। इसी तरह फोर्स आता है तो उसको रिप्लेस कर दिया F1 F2 से। यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो फॉर्मूला वेक्टर वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। तो यहाँ से रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी M इज इक्वल टू √M1² + M2² + 2M1 M2 cos ऑफ थीटा। ये इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्या पूछ लिया जाता है, आपको इनकी वैल्यू दे दी जाती है और कैलकुलेशन पूछ ली जाती है, यानी उसको सोल्व करना है। जैसे आपको दे दिया कि कोई चुंबक है, चुंबक की प्रभावी लंबाई, चुंबक की प्रभावी लंबाई अगर आपको दे दी, मान लो इस तरह दे दी 0.1 मीटर है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 0.1 मीटर है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं ध्यान है, 0.1 मीटर है, और इसकी ये दे दिया, ध्रुव सामर्थ्य दे दिया, ठीक है, तथा ध्रुव सामर्थ्य कोई भी वैल्यू हो सकती है, नंबर कोई भी चेंज हो जाए, ध्रुव सामर्थ्य कितना दे दिया, मान लो 40 एम्पियर मीटर दे दिया, तो क्या होगा, तो आपसे पूछ लिया कि इसकी चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, m की वैल्यू बताइए। तो m की वैल्यू कैसे बताएंगे, वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्यूशन क्या आएगा, m इज इक्वल टू m इंटू एल, m कितना है 0.1 इंटू 40, सोल्व कर लो और एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो एक पार्ट तो इसका ये है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इन चीज़ों के बारे में आप मैग्नेट के बारे में ध्यान रखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इसका दूसरा जो पार्ट आता है, चैप्टर का सेकंड पार्ट आता है, उसके अंदर इसमें जो वैल्यूज है
वो है अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, वो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। अर्थ मैग्नेटिज्म भू चुंबकत्व यानी पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, पृथ्वी भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो उसके लिए उसके क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, उसके अंदर समझने के लिए आप बाकी जो वीडियोस हैं पहले के चैप्टर के वो देख सकते हैं, है ना। हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे और बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की बात करें तो एक नति कोण आती है डेफिनेशन, नति कोण या नमन कोण भी कहते हैं इसको, नमन कोण। एक होता है दिक्पात कोण, ये दो डेफिनेशन आप जरूर ध्यान रख लें। नति कोण क्या होता है, दिक्पात कोण क्या होता है, इनके बारे में। ये किससे, अर्थ के मैग्नेटिज्म से है कि इसका क्षैतिज घटक और परिणामी जो घटक है उनके बीच का जो एंगल होता है उसको दिक्पात कोण कहते हैं, है ना। अब थीटा की वैल्यू, अब इनमें इनके जब घटक लेते हैं तो क्षैतिज घटक जब लेते हैं, यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये जरूर ध्यान रखें। क्षैतिज घटक जब लेते हैं हम, क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक को लिखते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट BH, ये होता है B cos थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट cos कंपोनेंट होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट अगर लें, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर घटक, तो क्या होगा, BV से लिखते हैं उसे, ये हो जाता है B sin थीटा। अब आपको क्या क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करो, अगर हमें थीटा की वैल्यू पूछी गई है तो आप दोनों से सोल्व कर सकते हो। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वैसे ले सकते हो, यानी 2 में 1 का डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, B sin थीटा अपॉन B cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, BV अपॉन BH। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि आपको ये पूछ ले जाए भाई इसमें रिलेशन क्या होता है, तो भी बताओ, ठीक है, वो भी बता सकते हैं। अगर आपको क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक और जो रिजल्टेंट वैल्यू उसमें पूछा जाए तो भी आप इनका स्क्वायर करके जोड़ सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, देन B इज इक्वल टू √BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर आ जाएगा। जनरली इसमें से नहीं आता है क्वेश्चन, कहाँ से आता है क्वेश्चन, यहाँ से आता है, या तो ये रिलेशन पूछा जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक से पूछा जाए तो आपको दो ये क्वेश्चन ये पता हो कि क्षैतिज कंपोनेंट क्या होता है, कोस कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आया हुआ है, पहले तो एक चीज़ पूछ लेते हैं, दिक्पात कोण को परिभाषित करो या नति नमन कोण को परिभाषित करो, उसके साथ कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा तो मैक्सिमम चांसेज है कि वो न्यूमेरिकल यहीं से ही आएगा। और क्या आएगा, आपको ऐसे दे दिया जाए किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों समान है, दोनों बराबर हैं, तो वहाँ पर दिक्पात कोण का मान क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंगल क्या होगा, तो एंगल निकाल सकते हैं। BV, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया BV इज इक्वल टू BH, दोनों बराबर है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan थीटा की वैल्यू 1 होगी। अब देख लो थीटा की, tan थीटा में 1 कहाँ आता है, 45 डिग्री पर। साइन अपॉन कोस की दोनों की वैल्यू बराबर कहाँ होती है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर, तो इसका आंसर क्या होगा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको ये दे दिया जाए, यहाँ से इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्षैतिज घटक दे दिया और थीटा की वैल्यू दे दी 45 डिग्री या 60 डिग्री है, और आपको कह दिया परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू अबाउट बाय दिस इक्वेशन BH इज इक्वल टू B cos थीटा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक पार्ट है इसका, एक्चुअल में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका यही है, जहाँ से क्वेश्चन आने की मैक्सिमम संभावनाएं रहती हैं। अब इसका एक लास्ट पार्ट है, एक पार्ट है इसमें, एक डेफिनेशन पार्ट है। डेफिनेशन के लिए आप ध्यान रखें तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम जरूर ध्यान रख लें आप। नेक्स्ट पार्ट, तीसरा क्वेश्चन इसमें, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और क्या है, जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है, यहाँ 0 होती है। किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी इंटीग्रेशन जो है वो, क्लोज इंटीग्रल जो है वो, इसकी वैल्यू 0 होती है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं, वहाँ आता है EDS इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट ऐसा नहीं होता है।
इससे रिलेटेड एक दो बातें पूछ लेते हैं, वो ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसा क्यों होता है, इसकी वैल्यू 0 क्यों होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी मैग्नेट है उसका एकल ध्रुव संभव नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक मैग्नेट भी है और उसमें सिंगल पोल है, मोनोपोल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर हमेशा एक मैग्नेट को कितने भी टुकड़ों में कर दे, कचरा कर दे उसका, फिर भी क्या होगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसके भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। जब नॉर्थ और साउथ होगा तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ पे पहुंचती है। इनसाइड क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो ये इस तरह से क्या बनता है, एक क्लोज लूप बनता है, एक बंद पार्ट बनता है, एक बंद पार्ट बनता है। तो यहाँ से अगर कोई भी पार्ट लें हम, तो उसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हुई, 0। इसलिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। अब क्वेश्चन यहाँ से और क्या क्या आता है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कि किसी चुंबक का एकल ध्रुव का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता। एकल ध्रुव, मोनोपोल नहीं हो सकता, कारण लिखिए, नहीं होने का कारण। तो कारण क्या है कि मैग्नेट में हमेशा क्या होता है, क्लोज लूप बनता है, बंद पाथ बनता है। बंद पाथ कब बनेगा, जब दो होंगे, इसलिए एक हो नहीं सकता। अब ये कहें कि इसकी फ्लक्स की वैल्यू 0 क्यों होती है, तो क्यों, उसका आंसर भी यही है, यानी आंसर यही है, सारा आंसर ये एक ही बात के अंदर है कि सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है। हमेशा क्या होते हैं, पोल जो होते हैं वो नॉर्थ और साउथ दोनों होते हैं। तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ पे पहुंचती है, क्लोज लूप बनाती है, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी क्लोज पाथ से वो 0 होता है। फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 0 होती है। अब एक क्वेश्चन और इसके अंदर पूछा हुआ है 2013 के अंदर, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है कभी कभार, क्या कि अगर किसी चुंबक का एकल ध्रुव होता, जो कि होता नहीं है, ठीक है, अगर होता तो दिस इज अ इमेजिनरी कंडीशन, ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता, एग्जामिनर ने कह दिया भी अगर ऐसा होता, या किसी क्वेश्चन है ये बुक के अंदर पूछ लिया जाए हमें कि अगर ऐसा होता तो तब तो रिजल्ट कुछ ना कुछ आता। दो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंगल चार्ज पॉसिबल है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो वहाँ से फील्ड लाइंस निकलते हुए पहुँचते हुए कैसे हो सकती है, तो उसके लिए हम सोल्व कर लेते हैं। EDS इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या होता, अगर ये होता नहीं है वो तो सारी रियलिटी है, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया, ये आया हुआ है क्वेश्चन कि अगर सिंगल पोल होता तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम क्या होता, अगर ये होता तो क्या होता। तो क्या होता, अगर चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का जो नियम हम बता रहे हैं वो कब कंडीशन ले रहे हैं, अगर सिंगल पोल होता तो क्या होता। सिंगल पोल होता तो यहाँ रिजल्ट आते, अब वो रिजल्ट जो है वो किसके अकॉर्डिंग आते, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। सेम उसी से कंपेयर कर लो, वहाँ से जो कंपेयर किया वो यहाँ से कंपेयर कर लो। तो वहाँ पर जो वैल्यू लेते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं कांस्टेंट, यहाँ जो कांस्टेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट अगर कहीं लिखा है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट लिख सकते हैं, एक बात तो। और दूसरी बात कि वहाँ चार्जेस होते हैं, यहाँ क्या है, पोल है, सारी जो एफिशिएंसी है वो कहाँ पर है, मैक्सिमम पोल पे है, तो वो पोल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सोल्व हो रहा है, यानी स्मॉल m के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। तो जो काम वहाँ चार्ज करता है वो काम यहाँ मैग्नेटिक पोल करता है। वहाँ प्लस माइनस होते हैं या नॉर्थ साउथ होते हैं, तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ होती है। सिग्मा क्यू की जगह क्या आएगा, m की वैल्यू आएगी। तो फाइनल वैल्यू क्या होती है, फाइनल वैल्यू अपने पास क्या होता है जनरली, EDS इज इक्वल टू, उससे कंपेयर करके लिख सकते हैं, EDS इज इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, और चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ, E की जगह क्या आ जाएगा, BDS। तो ये हो गया क्या, BDS इज इक्वल टू M इंटू म्यू नॉट। अगर सिंगल पोल होता तो उसके लिए फाइनल वैल्यू क्या होती, उसके लिए फाइनल वैल्यू ये होती। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट अगर ऐसा होता तो रिजल्ट भी ये होते, ऐसा भी पूछा जा सकता है। यहाँ से ये दो बातें इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू 0 होती है, गॉस लॉ क्या है, और अगर ऐसा होता तो क्या होता। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट आता है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, है ना। मटेरियल जो है वो मैग्नेटिज्म के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं, तो
अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, उनके बारे में जनरली दे रखा है, तो वो आप पढ़ लेना। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उसमें यहाँ जब बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की चैप्टर की, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आगे क्यूरी का नियम पूछ लिया जाता है, क्यूरी वाइस का नियम पूछ लिया जाता है। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें। चुंबक, जो बेस्ट चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ये कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इनको और पढ़ ले। तो ये 7-8 क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो इसमें से संभावना है कि क्वेश्चन मिल जाए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कर लें, पढ़ लें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे और आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको लिख के और उनकी PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और जितने भी चैप्टर्स हैं इनके बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो जो पहले से ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, उनको आप देख सकते हैं, जिससे आप पढ़ सकते हैं। तैयारी करते रहिए, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इज़ बेटर एंड लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तैयारी करो, पढ़ो, और नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।